मात्रा में रसद पहुंचाने में काफी समय लगता। लेकिन यान फेई के लिए अब ये कोई समस्या नहीं थी। एक अंधेरी और तेज हवाओं वाली रात में यान फेई ने सबसे पहले यूनिवर्सल स्पेस से सारा सामान एक विशाल गोदाम में खाली किया, एक ड्रोन को मिस्टी द्वीप से उड़ाया और चुपचाप शंघाई के पास स्थित गुप्त गोदाम में लौट आया। फिर उसने ड्रोन को मिस्टी द्वीप के गोदाम में खुद लौटने का निर्देश दिया और दो अलग अलग जगहों यान फेई के शरीर और ड्रोन से अंतरिक्ष चैनलों का उपयोग करके यूनिवर्सल स्पेस को खोलने और बंद करने की विधि का इस्तेमाल शुरू किया ताकि 60 लाख टन कच्चा माल मिस्टी द्वीप वापस पहुंचाया जा सके। परिवहन की इस चमत्कारी विधि और यान फेई की जबरदस्त शारीरिक क्षमता के साथ केवल 2 घंटों में 6 मिलियन टन कच्चे माल को हजारों मील पार करके मिस्टी द्वीप पर स्थानांतरित कर दिया गया, जो अत्यधिक दक्षता का प्रदर्शन था। सामग्री का विशाल परिवहन पूरा करने के बाद ड्रोन यान फेई को लेने और उसे मिस्टी द्वीप वापस लाने के लिए शंघाई वापस उड़ गया। पिंगपिंग के अलावा शंघाई की इस वापसी यात्रा के बारे में किसी को पता नहीं था। जब कुछ लोग मिस्टी द्वीप से यान फेई को धोखा देने का तरीका ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे थे, तब उसने चुपचाप मिस्टी द्वीप और शंघाई के बीच एक चक्कर लगा लिया था। अगर इन लोगों को इस बारे में पता चलता तो वे निश्चित रूप से बेहद निराश होते। freewebnovel.com। अब जबकि यान फेई ने निर्माण प्रक्रियाएं हासिल कर ली थी और ड्रोन के पर्याप्त ऊर्जा बिंदुओं के भंडार के साथ कच्चा माल मिस्टी द्वीप वापस पहुंचा दिया था, अब मिनी उत्पादन कार्यशाला में औपचारिक उत्पादन शुरू करने का समय आ गया था। सब कुछ सुचारू रूप से चले, ये सुनिश्चित करने के लिए यान फेई ने सबसे पहले कम तकनीकी रूप से मांग वाले कृत्रिम वेल यानी यूरेनियम निष्कर्षण उपकरण का उत्पादन करने का फैसला किया। यान क्यू के ब्लूप्रिंट में दर्शाई गई कृत्रिम वेल को वर्तमान तकनीकी स्तर और उत्पादन क्षमता के साथ बनाना पूरी तरह असंभव था, भले ही दुनिया के सभी देश एक साथ आए। मौजूदा राष्ट्रीय क्षमताओं की उत्पादन परिशुद्धता अभी भी आवश्यक मानक तक नहीं पहुंच पाई थी। ऐसा लग सकता है कि परिशुद्धता थोड़ी कम है, लेकिन ये छोटी सी विसंगति एक उच्च तकनीक वाली कृत्रिम वेल के लिए बड़ी समस्याएं पैदा कर सकती। हालांकि मिनी प्रोडक्शन वर्कशॉप का एक अविश्वसनीय लाभ था, ये केवल ऊर्जा बिंदुओं का उपयोग करके अपनी मशीनिंग परिशुद्धता को बढ़ा सकता था। उत्पादन परिशुद्धता सुनिश्चित करने और आवश्यक तकनीक व ब्लैक गोल्ड एलिमेंट का लाभ उठाकर दुनिया की पहली कृत्रिम वेल का निर्माण संभव हो सका। अगर दुनिया के सभी उच्च तकनीक वाले देश अपने पुराने मतभेदों को भुलाकर इस परियोजना पर शोध के लिए सहयोग भी करें, तो भी 10 साल के भीतर एक कृत्रिम वेल बनाना असंभव होगा। हालांकि यान क्यूई के शानदार डिजाइन, मिनी प्रोडक्शन वर्कशॉप की अत्याधुनिक उत्पादन क्षमता और ब्लैक गोल्ड एलिमेंट के अचानक उभरने से मिस्टी आइलैंड का तकनीकी स्तर कई डिग्री ऊपर उठ गया, जिससे ऐसे शक्तिशाली स्वचालित उपकरणों का डिजाइन और निर्माण संभव हो सका। कृत्रिम वेल के संचालन सिद्धांत और निर्माण प्रक्रिया को समझने के बाद यान फेई का आत्मविश्वास बढ़ता गया। फिर बिना देर किए उसने कृत्रिम वेल के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल की सूची शंघाई में लू पिंगपिंग को भेज दी और उसे संसाधनों की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। कृत्रिम वेल भले ही उच्च गुणवत्ता वाली लग रही हो, लेकिन इसके निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियां दुर्लभ नहीं हैं, बल्कि वे आम कच्चे माल हैं। इसके उत्पादन की कुंजी मूल तकनीकों, अनूठी निर्माण प्रक्रियाओं और ब्लैक गोल्ड एलिमेंट के इस्तेमाल में निहित है। इन सभी जरूरी शर्तों के पूरा होने पर ही इसे पूरी तरह से बनाया जा सकता है। 3 दिन बाद यान क्यू द्वारा सुपर न्यूक्लियर पावर स्टेशन के लिए बनाई गई पूरी निर्माण प्रक्रिया का भी खुलासा हुआ और सभी आवश्यक कच्चे माल की सूची भी दी गई। यान क्यू वाकई बुद्धिमान था, लेकिन उसकी भावनात्मक बुद्धि बेहद कमजोर थी। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि कुछ मौजूदा उत्पाद उसकी जगह ले सकते हैं। शायद उसे लगता था कि बाजार में उपलब्ध उत्पाद उसकी डिजाइन की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते। इसलिए तथाकथित पूरी निर्माण प्रक्रिया में कच्चे माल को उसकी प्राकृतिक अवस्था में इस्तेमाल करने से लेकर उसके पुर्जों में बदलने और पुर्जों को तैयार उत्पादों में जोड़ने तक सब कुछ शामिल था। जब तक यान फेई इस प्रक्रिया का पालन करता, वह बिना किसी मानसिक तनाव के ऐसे उत्पाद बना सकता था जो यान क्यू को संतुष्ट कर सकें। यान क्यू की गलतफहमी के कारण मिस्टी द्वीप पर उत्पादों के लिए कई अतिरिक्त उत्पादन प्रक्रियाएं विकसित हुईं। हालांकि यह एक अच्छी बात साबित हुई, क्योंकि मिस्टी द्वीप में उच्च तकनीक वाले उत्पादों के लिए उन्नत उत्पादन प्रक्रियाओं का अभाव था। हालांकि इन प्रक्रियाओं का उपयोग वर्तमान में सुपर न्यूक्लियर पावर स्टेशन के लिए पुर्जे बनाने में किया जाता था, लेकिन ये तकनीक हस्तांतरणीय थी और बाद में बिक्री के लिए अन्य उत्पादों के उत्पादन में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता था। इस प्रक्रिया के दौरान यान क्यूई भारी मात्रा में उच्च तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल करेगा, और इस उच्च तकनीकी का इस्तेमाल अन्य अत्याधुनिक उत्पादों के निर्माण में भी किया जा सकता है। अत्याधुनिक उत्पादों के लिए बाजार की कभी कमी नहीं रही।
जैसे ही ये उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे, ये यानफेई के लिए तुरंत अच्छा खासा मुनाफा लाएंगे और ड्रीम टेक्नोलॉजी की मुश्किलें कम करेंगे, जो जैव चिकित्सा उत्पादों और सौंदर्य प्रसाधनों की बिक्री पर बहुत ज्यादा निर्भर थी। इसी तरह सुपर न्यूक्लियर पावर स्टेशन के लिए जरूरी सामग्री बाजार में आम तौर पर उपलब्ध है, बस थोड़ी ज्यादा मात्रा में जरूरत पड़ने का फर्क है। चूंकि शंघाई चीन का सबसे समृद्ध शहर है और देश के सबसे बड़े कमोडिटी बाजार का घर है, इसलिए लू पिनपिंग ने सूची मिलते ही तुरंत खरीदारी शुरू कर दी। सिर्फ एक हफ्ते में उन्होंने सभी जरूरी सामग्री इकट्ठा कर ली। इन सामग्रियों में न केवल कृत्रिम वेल के लिए आवश्यक सामग्री शामिल थी, बल्कि सुपर न्यूक्लियर पावर स्टेशन के लिए भी आवश्यक सामग्री शामिल थी। कुल मात्रा 60 लाख टन तक पहुंच गई। इन्हें प्राप्त करने में भारी धनराशि खर्च हुई, लेकिन ड्रीम टेक्नोलॉजी के लिए वर्तमान में ये खर्च नगण्य था। अगर कोई आम इंसान जिम्मेदार होता तो उसे शायद इस बात की चिंता होती कि इन सामग्रियों को दूर स्थित मिस्टी द्वीप तक कैसे पहुंचाया जाए। समुद्री परिवहन की सुविधा होने के बावजूद इतनी बड़ी मात्रा में रसद पहुंचाने में काफी समय लगता, लेकिन यानफेई के लिए अब ये कोई समस्या नहीं थी। एक अंधेरी और तेज हवाओं वाली रात में यानफेई ने सबसे पहले यूनिवर्सल स्पेस से सारा सामान एक विशाल गोदाम में खाली किया, एक ड्रोन को मिस्टी द्वीप से उड़ाया और चुपचाप शंघाई के पास स्थित गुप्त गोदाम में लौट आया। फिर उसने ड्रोन को मिस्टी द्वीप के गोदाम में खुद लौटने का निर्देश दिया और 2 अलग अलग जगहों यानफेई के शरीर और ड्रोन से अंतरिक्ष चैनलों का उपयोग करके यूनिवर्सल स्पेस को खोलने और बंद करने की विधि का इस्तेमाल शुरू किया ताकि 60 लाख टन कच्चा माल मिस्टी द्वीप वापस पहुंचाया जा सके। परिवहन की इस चमत्कारी विधि और यानफेई की जबरदस्त शारीरिक क्षमता के साथ केवल 2 घंटों में 6 मिलियन टन कच्चे माल को हजारों मील पार करके मिस्टी द्वीप पर स्थानांतरित कर दिया गया, जो अत्यधिक दक्षता का प्रदर्शन था। सामग्री का विशाल परिवहन पूरा करने के बाद ड्रोन यानफेई को लेने और उसे मिस्टी द्वीप वापस लाने के लिए शंघाई वापस उड़ गया। पिनपिंग के अलावा शंघाई की इस वापसी यात्रा के बारे में किसी को पता नहीं था। जब कुछ लोग मिस्टी द्वीप से यानफेई को धोखा देने का तरीका ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे थे, तब उसने चुपचाप मिस्टी द्वीप और शंघाई के बीच एक चक्कर लगा लिया था। अगर इन लोगों को इस बारे में पता चलता तो वे निश्चित रूप से बेहद निराश होते। freewebnovel.com। अब जबकि यानफेई ने निर्माण प्रक्रियाएं हासिल कर ली थी और ड्रोन के पर्याप्त ऊर्जा बिंदुओं के भंडार के साथ कच्चा माल मिस्टी द्वीप वापस पहुंचा दिया था, अब मिनी उत्पादन कार्यशाला में औपचारिक उत्पादन शुरू करने का समय आ गया था। सब कुछ सुचारू रूप से चले, ये सुनिश्चित करने के लिए यानफेई ने सबसे पहले कम तकनीकी रूप से मांग वाले कृत्रिम वेल यानी यूरेनियम निष्कर्षण उपकरण का उत्पादन करने का फैसला किया। यान-क्यू के ब्लूप्रिंट में दर्शाई गई कृत्रिम वेल को वर्तमान तकनीकी स्तर और उत्पादन क्षमता के साथ बनाना पूरी तरह असंभव था, भले ही दुनिया के सभी देश एक साथ आए। मौजूदा राष्ट्रीय क्षमताओं की उत्पादन परिशुद्धता अभी भी आवश्यक मानक तक नहीं पहुंच पाई थी। ऐसा लग सकता है कि परिशुद्धता थोड़ी कम है, लेकिन ये छोटी सी विसंगति एक उच्च तकनीक वाली कृत्रिम वेल के लिए बड़ी समस्याएं पैदा कर सकती है। freewebnovel.com। हालांकि मिनी प्रोडक्शन वर्कशॉप का एक अविश्वसनीय लाभ था, ये केवल ऊर्जा बिंदुओं का उपयोग करके अपनी मशीनिंग परिशुद्धता को बढ़ा सकता था। उत्पादन परिशुद्धता सुनिश्चित करने और आवश्यक तकनीक व ब्लैक गोल्ड एलिमेंट का लाभ उठाकर दुनिया की पहली कृत्रिम वेल का निर्माण संभव हो सका। सबसे पहले और सबसे जरूरी था कच्चे माल की ढलाई। काला सोना तत्व मिलाने के बाद कच्चे माल के विभिन्न गुणों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिससे कृत्रिम वेल की जरूरतें पूरी हो गईं। इस कृत्रिम वेल का कुल वजन 50,000 टन था। इतनी बड़ी मात्रा में सामग्री बनाने के लिए यानफेई को कच्चे माल में 500 ग्राम काला सोना तत्व मिलाना पड़ा। काला सोना तत्व मिलाने से एक चमत्कारी परिवर्तन तुरंत हुआ, जिसने साधारण पदार्थों को एक ऐसे श्रेष्ठ पदार्थ में बदल दिया जो हर लिहाज से पृथ्वी के वर्तमान स्तर से कहीं बेहतर था। इसके बाद ब्लूप्रिंट और निर्माण प्रक्रिया के अनुसार कृत्रिम वेल के पुर्जों का उत्पादन शुरू हुआ, जिसके लिए शिल्प पर अत्यधिक नियंत्रण की आवश्यकता थी। सौभाग्य से ऊर्जा बिंदुओं का उपयोग उत्पादन की सटीकता बढ़ाने के लिए किया जा सकता था। हालांकि इसका मतलब था कि मिनी उत्पादन कार्यशाला की ऊर्जा बिंदुओं की दैनिक आवश्यकता में तेजी से वृद्धि हुई। उत्पाद निर्माण के लिए पर्याप्त ऊर्जा अंक प्राप्त करने के लिए यानफेई के पास ड्रोन के अन्य अनावश्यक कार्यों को बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यहां तक कि यान-क्यू का माइंड कंट्रोल डिवाइस का उपयोग करने का समय भी काफी कम होकर प्रतिदिन केवल 1 घंटा रह गया था। मिनी प्रोडक्शन वर्कशॉप अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी, लेकिन ये काफी मात्रा में ऊर्जा अंक भी खर्च करती थी। ड्रोन के कुल ऊर्जा अंक 2 करोड़ तक पहुंचने के बावजूद यह मिनी प्रोडक्शन वर्कशॉप को लंबे समय तक संचालित नहीं कर सकता था।
मिनी प्रोडक्शन वर्कशॉप के तेज उत्पादन के तहत कृत्रिम वेल के विभिन्न घटकों का लगातार उत्पादन होता रहा, जबकि ऊर्जा बिंदु तेजी से समाप्त हो रहे थे। पहले दिन के बाद ड्रोन के सभी 2 करोड़ ऊर्जा बिंदु खर्च हो गए, फिर भी उत्पादन प्रक्रिया का केवल 20% ही पूरा हो पाया। ऊर्जा बिंदुओं के आसन्न क्षय के कारण मिनी प्रोडक्शन वर्कशॉप को अगले दिन तक उत्पादन अस्थायी रूप से रोकना पड़ा, जब ऊर्जा पुनः बहाल हो गई। 5वें दिन की रात को मिस्टी द्वीप के पश्चिमी तट पर एक गुप्त घाट पर यान फेई और यान क्यूई गोदाम के अंदर खड़े थे और अपने सामने पहाड़ की तरह रखे घटकों के विशाल खंडों को देख रहे थे। दोनों उत्साहित दिख रहे थे, हालांकि यान क्यूई अपेक्षाकृत अधिक शांत थी। यान फेई ने सबसे पहले संयोजन क्रम की जांच की, उन घटकों को यूनिवर्सल स्पेस में संग्रहित किया जिन्हें जोड़ना था, फिर उन्हें यूनिवर्सल स्पेस से निकालकर नियोजित स्थानों पर रखा। इसी चरण को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अन्य घटक खंडों को क्रम से जोड़ा। इन घटक खंडों का वजन बहुत ज्यादा था, प्रत्येक का वजन कम से कम कई सौ टन था। अगर इन्हें हाथ से जोड़ा जाता तो न केवल बड़े पैमाने पर सटीक उठाने वाले उपकरणों और अनुभवी कर्मचारियों की आवश्यकता होती, बल्कि इसमें काफी समय भी लगता। हालांकि यान फेई ने केवल वस्तुओं को एकत्रित करने के लिए यूनिवर्सल स्पेस की क्षमता का उपयोग किया ताकि खंडों को ठीक उसी स्थान पर प्रदर्शित किया जा सके जहां वह उन्हें चाहता था और उन्हें जोड़ा जा सके। यान क्यू ने यान फेई को लगातार सार्वभौमिक अंतरिक्ष में घटक खंडों को संग्रहित करते और फिर उन्हें संयोजन बिंदुओं पर सटीक रूप से स्थापित करने के लिए पुनः प्राप्त करते देखा। यान फेई की अंतरिक्ष के माध्यम से सामग्री एकत्र करने की क्षमता में उसकी गहरी रुचि हो गई। हालांकि उसका वैज्ञानिक ज्ञान अभी तक स्थानिक अवधारणाओं तक विस्तृत नहीं हुआ था, इसलिए अंतरिक्ष का अनुप्रयोग उसके लिए एक पूर्ण रहस्य था। 10 घंटे बाद यान फेई की कड़ी मेहनत के बाद 100 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 5 मीटर ऊंची, कुल 50,000 टन वजन वाली विशालकाय कृत्रिम वेल आखिरकार तैयार हो गई। बाहरी रूप से देखने पर यह कृत्रिम वेल किसी साधारण वेल से अलग नहीं लग रही थी, बस ये काफी बड़ी थी। असेंबली पूरी होने के बाद यान क्यूई वहां गया, कृत्रिम वेल का सिर खोला, जिससे अंदर का कंट्रोल कंप्यूटर दिखाई दिया। फिर उसने माइंड कंट्रोल डिवाइस का इस्तेमाल करके ऑक्सिलरी ब्रेन को इस कंट्रोल कंप्यूटर से जोड़ा और ऑक्सिलरी ब्रेन के डेटाबेस से स्मार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का एक सेट कंट्रोल कंप्यूटर में ट्रांसफर कर दिया। ये स्मार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी मौजूदा ऑपरेटिंग सिस्टम से अलग था, क्योंकि यह पूरी तरह से चीनी अक्षरों में एन्कोडेड था। जो लोग चीनी अक्षरों और चीनी संस्कृति से परिचित नहीं हैं, उनके लिए न केवल इस सिस्टम के संचालन सिद्धांतों को समझना, बल्कि यह जानना भी मुश्किल होगा कि इसे कैसे लिखा जाता है। यहाँ तक कि चीनी अक्षरों और संस्कृति से अच्छी तरह वाकिफ लोगों के लिए भी इसके पीछे की तार्किक सोच को न समझते हुए ये सिस्टम उतना ही भ्रामक होगा। freewebnovel.com। इसके अलावा यान क्यू ने इस स्मार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बिल्कुल नया एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम जोड़ा। पृथ्वी की मौजूदा तकनीक के साथ इस स्मार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को डिक्रिप्ट करना नामुमकिन था, इसलिए इसके हैक होने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। कृत्रिम वेल को स्वायत्त संचालन के लिए डिजाइन किया गया था और इसे लगातार नियंत्रित करने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता नहीं थी। एक बार स्मार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में संचालन प्रक्रियाएं निर्धारित हो जाने के बाद यह इन प्रोटोकॉल का पालन करते हुए स्वचालित रूप से काम करने लगती थी। जटिल परिस्थितियों में भी इसकी शक्तिशाली गणना क्षमता सबसे सटीक प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त थी। कृत्रिम वेल की संचालन सीमा मिस्टी द्वीप के पश्चिमी तट से 20 किलोमीटर और समुद्र तल से 1000 मीटर के दायरे में थी। इसका आंतरिक उच्च ऊर्जा बैटरी समूह इसे शक्तिशाली शक्ति प्रदान कर सकता था और एक बार चार्ज करने पर यह 10 दिनों से ज्यादा समय तक पानी के भीतर काम कर सकता था। अगर कोई खराबी आती या बिजली कम होने लगती तो यह यान क्यू द्वारा रखरखाव के लिए स्वचालित रूप से इस गुप्त घाट पर वापस आ जाता। उच्च ऊर्जा बैटरी समूह के निर्माण के बाद यान क्यू ने इसे मिस्टी द्वीप स्थित ताप विद्युत केंद्र से चार्ज करने के लिए जोड़ने से पहले इसकी ट्यूनिंग की। इस उच्च ऊर्जा बैटरी समूह की चार्जिंग गति बहुत तेज थी, लेकिन ताप विद्युत केंद्र से अपर्याप्त विद्युत आपूर्ति के कारण इसकी चार्जिंग दर अभी भी बेहद धीमी थी। 3 दिन और रात की मेहनत के बाद ही उच्च ऊर्जा बैटरी समूह की चार्जिंग पूरी हुई। चूंकि यह पूरी तरह से बिजली से चलता था, इसलिए समुद्री जल में कृत्रिम वेल के चलने की आवाज बहुत कम थी, जिससे यह दुनिया के ज्यादातर जहाजों पर लगे सोनार सिस्टम की पकड़ से बच गई। हालांकि समुद्री जल के विद्युत अवरोध प्रभाव के कारण एक बार जब कृत्रिम वेल गहरे समुद्र में पहुंच गई तो मिस्टी द्वीप पर स्थित नियंत्रण केंद्र उससे संपर्क नहीं कर सका। फिर भी पीछे से निर्देश दिए बिना भी कृत्रिम वेल प्रोग्राम के आधार पर स्वचालित रूप से काम कर सकती थी। शुरुआत में यान क्यू ने कृत्रिम वेल की सुरक्षा के मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया।
हालांकि यान फी के आग्रह पर यान क्यू ने अंततः इसमें एक आत्मविनाश कार्यक्रम जोड़ दिया। अगर कृत्रिम व्हेल को खतरा होता और उसे पकड़ा जाने वाला होता, तो शक्तिशाली बैटरी समूह तुरंत श्रृंखलाबद्ध रूप से जुड़ जाता और फिर जोरदार विस्फोट होता, जिससे न केवल उच्च ऊर्जा बैटरियां नष्ट हो जाती, बल्कि पूरी कृत्रिम व्हेल भी नष्ट हो जाती, जिससे किसी के लिए भी उसे प्राप्त करने का कोई मौका नहीं बचता। स्मार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने के बाद सिस्टम ने सेल्फ चेकिंग शुरू कर दी और कंप्यूटर स्क्रीन पर अनगिनत डेटा रिफ्रेश दिखाई देने लगे। इनमें से ज्यादातर डेटा यान फी मुश्किल से समझ पाया, लेकिन यान क्यू, जिसने कंट्रोल कंप्यूटर को माइंड कंट्रोल डिवाइस और ऑक्सिलरी ब्रेन के जरिए जोड़ा था, उसका मतलब पूरी तरह समझ गया। यान क्यू ने कहा, कृत्रिम व्हेल की स्वजांच पूरी हो गई है और इसमें कोई समस्या नहीं पाई गई है। इसे तुरंत परीक्षण के लिए समुद्र में भेजा जा सकता है। यान फेई ने जवाब दिया, चूंकि यह तैयार है तो चलिए इसे पानी में प्रवेश कराते हैं। यान क्वी ने तुरंत स्टार्टअप कमांड जारी किया। विशाल कृत्रिम व्हेल उछल पड़ी, समुद्र की सतह पर तैरने लगी और गुप्त घाट के रास्ते बाहर पानी में उतर गई। अपनी पूंछ हिलाते ही कृत्रिम व्हेल सतह के नीचे गोता लगाकर समुद्र तल पर तैरने लगी। कृत्रिम व्हेल पानी में उतरी और तुरंत सतह के नीचे डूब गई, समुद्र तल पर तेजी से तैरने लगी। उसकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी, असली व्हेल से भी ज्यादा। इसके अलावा उसकी गतिविधियां बेहद लचीली थीं, चाहे वह उछल रही हो, गति बढ़ा रही हो या गोता लगा रही हो, वह लगभग असली व्हेल जैसी ही थी। यान क्यू के नियंत्रण में वह असली व्हेल जैसी ही थी और उसमें मानव निर्मित होने का कोई लक्षण नहीं था। ये कृत्रिम व्हेल विशालकाय थी, जिसका कुल वजन 50,000 टन तक पहुंच गया था। दूसरे शब्दों में, कृत्रिम व्हेल का वजन उसके उछाल से कहीं ज्यादा था। आमतौर पर इतनी भारी चीज पानी में तैर नहीं सकती। हालांकि अपने उच्च ऊर्जा बैटरी समूह के शक्तिशाली प्रणोदन और व्हेल के सुव्यवस्थित बायोमेट्रिक कवच के साथ मिलकर ये समुद्री जल में स्वतंत्र रूप से तैर सकती थी। एक मन नियंत्रण उपकरण के माध्यम से यान क्यू ने सहायक मस्तिष्क का उपयोग करते हुए समुद्र तल पर कृत्रिम व्हेल का निरंतर संचालन किया और व्हेल के पूरे शरीर में फैले सेंसरों द्वारा प्रेषित आंकड़ों के माध्यम से उसकी वास्तविक स्थिति को समझा। आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद उन्होंने पाया कि कृत्रिम व्हेल के प्रत्येक उपतंत्र का संचालन अत्यंत स्थिर था और इसकी सभी विभिन्न कार्यक्षमताएं डिजाइन चरण के दौरान निर्धारित अपेक्षाओं पर खरी उतरी थीं। चूंकि निर्माण प्रक्रिया की पुष्टि प्रौद्योगिकी एक्सट्रुपलेशन प्रणाली द्वारा की गई थी और लघु उत्पादन कार्यशाला ने उत्पादन मानकों का कड़ाई से पालन किया था, इसलिए अब तक कृत्रिम व्हेल बिना किसी बग के पूरी तरह से चल रही थी। यान फेई सहायक मस्तिष्क को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता था और स्वाभाविक रूप से वह यान क्यू की हर गतिविधि को उसके माध्यम से देख सकता था। सहायक मस्तिष्क में यान फेई एक देवता की तरह था, वह यान क्यू की हर गतिविधि को ईश्वर की नजर से देखता था। जो यान क्यू देख सकता था, वह यान क्यू भी देख सकता था। इसलिए जब उसने कृत्रिम व्हेल का असली प्रदर्शन देखा तो उसे यह कुछ अविश्वसनीय लगा। ये कृत्रिम व्हेल स्पष्ट रूप से ब्लैक टेक्नोलॉजी के दायरे में आती थी, जो पृथ्वी के वर्तमान तकनीकी स्तर से कहीं आगे थी। सामान्य देशों को इसे बनाने में कम से कम 50 साल लगेंगे। हालांकि यह एक ऐसी रचना थी जिसे यान फेई और यान क्यू ने ड्रोन की मदद से 10 दिनों से भी ज्यादा समय में तैयार किया था। अगर उन्हें और समय दिया जाता तो वे और भी उत्पाद बनाते जो पृथ्वी के तकनीकी स्तर से कहीं आगे होते। यान क्यू एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने समुद्री जल से यूरेनियम निकालने की सुविधा के लिए ही कृत्रिम व्हेल का निर्माण किया था और इसके अन्य उपयोगों पर विचार नहीं किया था। लेकिन यान फेई अलग थे, उनकी सोच ज्यादा व्यावहारिक थी। इसलिए जैसे ही कृत्रिम व्हेल के डिजाइन चित्र पूरे हुए, यान फेई ने तुरंत इसके अन्य संभावित उपयोगों को पहचान लिया। अगर कृत्रिम व्हेल के शरीर पर टॉर्पीडो लगा दिए जाएं, तो यह एक विशाल विनाशकारी शक्ति वाली गहरे समुद्र में चलने वाली पनडुब्बी बन जाएगी। कुल 50,000 टन वजन के साथ ये कम से कम 5,000 टन गोला बारूद ले जा सकती है, जिससे ये सचमुच एक भयानक टन भार वाली पनडुब्बी बन जाती है। इतनी शक्तिशाली हथियार वहन क्षमता के साथ एक पूरी तरह से हथियारबंद कृत्रिम व्हेल एक मध्यम आकार के देश की नौसेना को तबाह कर सकती है। इसके अलावा कृत्रिम व्हेल का नियंत्रण बहुत तेज था और हमले में वह निडर थी। उसकी गति बहुत तेज थी और वह शायद ही कभी गलतियां करती थी। इसके अलावा चूंकि वह पूरी तरह से बिजली से चलती थी, इसलिए वह लगभग कोई आवाज नहीं करती थी और दुश्मन के सोनार सिस्टम द्वारा भी उसका पता नहीं लगाया जा सकता था। अगर यह संशोधित कृत्रिम व्हेल पनडुब्बी से हमला करती तो भले ही उसके लक्ष्य डूबे हुए हों, उन्हें यह पता लगाना मुश्किल होता कि उन पर हमला कौन कर रहा है।
तो यान फेई की नज़र में ये कृत्रिम व्हेल न केवल समुद्री जल से यूरेनियम निकालने का एक उपकरण थी, बल्कि गहरे समुद्र का सबसे भयानक हथियार भी थी। इसके अस्तित्व से मिस्टी द्वीप समुद्री क्षेत्र की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती थी। freewebnovel.com। हालांकि इस कृत्रिम व्हेल में एक बड़ी खामी भी थी। विद्युत चुंबकीय तंत्र पर समुद्री जल के अवरोधक प्रभाव का मतलब था कि जैसे ही यह 600 मीटर से नीचे गोता लगाती, ऊपर स्थित नियंत्रण केंद्र से इसका संपर्क टूट जाता। नियंत्रण केंद्र की निगरानी के बिना किसी को नहीं पता था कि आपात स्थिति में कृत्रिम व्हेल अपने आप क्या कदम उठाएगी। कृत्रिम व्हेल के लिए यूरेनियम निकालने के लिए अब सुरक्षित माना जाने का कारण ये था कि उसमें कोई हथियार नहीं था। सबसे बुरी स्थिति में, किसी आपात स्थिति में, वह खुद ही नष्ट हो सकती थी और कोई अन्य दुर्घटना नहीं हो सकती थी। लेकिन अगर वह हथियार बंद होती, तो खतरे का आभास होने पर वह अपने हथियारों से हमला कर सकती थी। इससे बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती थी। एक और कमजोरी थी कृत्रिम व्हेल की विद्युत शक्ति का मुद्दा। इस्तेमाल की गई उच्च ऊर्जा बैटरी समूह ऊर्जा भंडारण क्षमता के शिखर पर पहुंच चुकी थी। लिथियम बैटरी तकनीक का इस्तेमाल करने वाले वर्तमान उच्च ऊर्जा बैटरी समूह की ऊर्जा भंडारण क्षमता को ब्लैक गोल्ड एलिमेंट जोड़कर चरम पर पहुंचा दिया गया था। यान क्यू और प्रौद्योगिकी विश्लेषण प्रणाली द्वारा चाहे कितने भी सुधार और कटौती की गई हो, वे भंडारण क्षमता को और नहीं बढ़ा सके। दूसरे शब्दों में, मौजूदा ऊर्जा भंडारण क्षमता लिथियम बैटरियों की सीमा थी, जिसे पार करना असंभव था। अगर ज्यादा शक्तिशाली बैटरी की जरूरत होती, तो उन्हें नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ती। freewebnovel.com। कृत्रिम व्हेल को उसके वर्तमान आकार में ही बनाया जा सकता था और वह इतनी गति और चपलता केवल प्रौद्योगिकी वृक्ष की सीमाओं के कारण ही प्रदर्शित कर सकती थी। जब तक प्रौद्योगिकी वृक्ष में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं होती, तब तक उसका आकार कम करना असंभव था। और इतनी विशाल मशीन को पानी के भीतर स्वतंत्र रूप से चलाने के लिए भारी मात्रा में विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती थी, जो केवल उच्च ऊर्जा बैटरी समूह द्वारा ही संभव था, जिसकी ऊर्जा भंडारण क्षमता 1000 गुना अधिक होती। हालांकि कृत्रिम व्हेल का आकार इतना विशाल था कि उसे चलाने के लिए अविश्वसनीय रूप से उच्च विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता थी। इसलिए, हालांकि उच्च ऊर्जा बैटरी समूह में जबरदस्त भंडारण क्षमता थी, फिर भी यह कृत्रिम व्हेल के संचालन को लंबे समय तक बनाए नहीं रख सकती थी। इसलिए उसे हर 10 दिन में रिचार्ज करने के लिए मिस्टी द्वीप के गुप्त घाट पर लौटना पड़ता था। उच्च ऊर्जा बैटरी समूह में ऊर्जा भंडारण की समस्या का पता चलने के बाद यान फी ने सुझाव दिया कि यान क्यूई इसे अनुकूलित करें और अधिक आरक्षित शक्ति प्राप्त करने के लिए अधिक बैटरी समूह जोड़कर इसे बेहतर बनाएं। हालांकि गणना करने के बाद यान क्यूई ने पाया कि वर्तमान उच्च ऊर्जा बैटरी समूह ही इष्टतम अनुपात था। श्रृंखला में बैटरियां जोड़ते रहने से न केवल बैटरी समूह की समग्र भंडारण क्षमता में वृद्धि नहीं होगी, बल्कि पिछली बैटरियों के साथ भी हस्तक्षेप होगा, जिससे जोड़ी गई बैटरियों की भंडारण क्षमता में उल्लेखनीय कमी आएगी। इसका मतलब था कि वर्तमान उच्च ऊर्जा बैटरी समूह उस समय प्राप्त करने योग्य अधिकतम भंडारण क्षमता पर था। तो यान फेई चाहे जो भी करे, कृत्रिम व्हेल का स्टैंड बाय टाइम सिर्फ 10 दिन का था। इतनी स्टैंड बाय क्षमता का मतलब था कि कृत्रिम व्हेल को मिस्टी द्वीप के प्रादेशिक जलक्षेत्र के पास काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर वह बाहर निकल भी जाती, तो ज्यादा दूर तक काम करना मुश्किल हो जाता, और युद्ध मोड में जाने पर उसकी ज्यादा बिजली खपत की तो बात ही छोड़ दीजिए। इन दो महत्वपूर्ण सीमाओं के कारण ही कृत्रिम व्हेल आक्रामक अभियान चलाने में असमर्थ थी। लेकिन जब उन्हें मिस्टी द्वीप का समर्थन प्राप्त था और वे पूरी तरह से रक्षात्मक स्थिति में थे, तो वे अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण अविश्वसनीय युद्ध शक्ति का प्रदर्शन कर सकते थे। हालांकि कृत्रिम व्हेल को हथियार बनाना भविष्य की चिंता का विषय था, क्योंकि इसका वर्तमान कार्य समुद्री जल से यूरेनियम निकालना था। freewebnovel.com। यान क्यू ने जब पुष्टि कर ली कि उनके डिजाइन में कोई समस्या नहीं है, तो उन्होंने कृत्रिम व्हेल का नियंत्रण बंद कर दिया। उन्होंने नियंत्रण वापस कृत्रिम व्हेल को सौंप दिया और उसके स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम को काम सौंप दिया। स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम के संचालन में कृत्रिम व्हेल की गतिविधियां बहुत तेज रहीं। फिर उन्होंने देखा कि कृत्रिम व्हेल तेजी से गहरे समुद्र में गोता लगा रही है, और पानी के जबरदस्त दबाव में भी उसके शरीर में कोई बदलाव नहीं आया, न ही उसकी गति में कोई कमी आई। 600 मीटर से ज्यादा गहराई में गोता लगाने के बाद मिस्टी द्वीप के नियंत्रण केंद्र से उसका संपर्क टूट गया। हालांकि जब ड्रोन क्वांटम रडार का इस्तेमाल करते थे, तब भी वे सहायक मस्तिष्क के जरिए कृत्रिम व्हेल से जुड़ सकते थे। लेकिन भविष्य में ये काम एक नियमित प्रक्रिया बन जाएगा, और यान फेई हमेशा इस पर ध्यान नहीं देगा, इसलिए कृत्रिम व्हेल का नियंत्रण यान क्यूई की प्रयोगशाला को सौंप दिया जाएगा।
कृत्रिम वेल को नियंत्रित करने का कोई तरीका ढूंढने के लिए यानफेई ने हस्तक्षेप करने की योजना नहीं बनाई थी। विशेष परिस्थितियों को छोड़कर वह इसकी निगरानी के लिए क्वांटम रडार का इस्तेमाल नहीं करेगा। उस रात 12 बजे कृत्रिम वेल चुपचाप समुद्र तल से 600 मीटर ऊपर आ गई और एक गुप्त संचार सिग्नल के जरिए यानफी और यानक्यू के नियंत्रण टर्मिनलों पर दिन भर के ऑपरेशन का डेटा अपलोड कर दिया। पहले दिन 16 घंटे काम करने के बाद कृत्रिम वेल समुद्री जल से 0.67 किलोग्राम यूरेनियम निकालने में कामयाब रही। अगर वह 24 घंटे काम करती तो 1 किलोग्राम यूरेनियम निकाल पाती। freewebnovel.com। ये डेटा देखकर यानफेई ने राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था कि यानक्यू का डिजाइन सफल रहा और वह सचमुच समुद्री जल से यूरेनियम निकाल सकता है। आने वाले समय में यानफेई को बस सुपर न्यूक्लियर पावर स्टेशन का निर्माण पूरा करना था ताकि यूरेनियम का इस्तेमाल बिजली उत्पादन के लिए किया जा सके। यूरेनियम के इस सफल निष्कर्षण को एक अनुभव मानकर यानफेई के मन में अब और भी योजनाएं थीं। समुद्र के पानी में न केवल यूरेनियम होता है बल्कि अन्य बहुमूल्य धातुएं भी प्रचुर मात्रा में होती हैं। तुलनात्मक रूप से यूरेनियम उनमें से सबसे दुर्लभ धातुओं में से एक है। आने वाले समय में यानफेई समुद्री जल से सोना और अन्य बहुमूल्य धातुएं निकालने के लिए और भी कृत्रिम वेल जरूर बनाएगा। मौजूदा तकनीकी वृक्ष के साथ कृत्रिम वेल को अन्य धातुएं निकालने के लिए संशोधित करना काफी आसान होगा। यूरेनियम, खासकर 95-98% शुद्धता वाला हथियार ग्रेड यूरेनियम हाथ में होने के कारण यानफेई का पहला विचार परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन के लिए इसका इस्तेमाल करना था, क्योंकि कृत्रिम वेल बनाने का यही मुख्य लक्ष्य था। उनका दूसरा विचार इससे परमाणु हथियार बनाने का था, क्योंकि दुनिया बहुत असुरक्षित थी और ट्रम्प कार्ड के रूप में परमाणु हथियारों के बिना हर दिन जीना चिंता से भरा होता। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यानफेई ने यानक्यू की शोध योजनाओं में जबरन बाधा डाली और यानक्यू को परमाणु हथियारों की निर्माण प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करने का निर्देश दिया। एक बहुमुखी वैज्ञानिक होने के नाते यानक्यू परमाणु हथियारों के कार्य सिद्धांतों से भली भांति परिचित थे। यानफेई के अनुरोध पर यानक्यू ने अन्य वैज्ञानिक परियोजनाओं को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया और अल्पावधि में एक अत्यंत परिपक्व उत्पादन प्रक्रिया तैयार की। फिर सहायक मस्तिष्क से जुड़े एक मन नियंत्रण उपकरण का उपयोग करके उन्होंने परमाणु हथियारों की निर्माण प्रक्रिया का तकनीकी विश्लेषण शुरू किया। इस प्रक्रिया में यानफी के साथ कुछ निराशाजनक हुआ। यानक्यू द्वारा परमाणु हथियार उत्पादन के लिए एक परिपक्व तकनीक डिजाइन करने और उसे प्रौद्योगिकी विश्लेषण प्रणाली में दर्ज करने के बावजूद आश्चर्यजनक रूप से प्रणाली ने यानक्यू की उत्पादन प्रक्रियाओं पर कोई गणना नहीं की। प्रौद्योगिकी वृक्ष पर परमाणु तकनीक के लिए केवल एक शाखा थी और परमाणु हथियारों के लिए कोई शाखा नहीं थी। चूंकि प्रौद्योगिकी विश्लेषण प्रणाली परमाणु हथियारों की उत्पादन प्रक्रिया का विश्लेषण नहीं कर सकती थी, इसलिए वह निर्माण प्रक्रिया को सहायक मस्तिष्क के डेटाबेस में संग्रहित नहीं कर सकती थी। सहायक मस्तिष्क में उत्पादन प्रक्रिया के बिना इसे लघु उत्पादन कार्यशाला में आयात नहीं किया जा सकता था। हथियार ग्रेड यूरेनियम उपलब्ध होने पर भी निर्माण प्रक्रिया के बिना उत्पादन कार्यशाला परमाणु हथियार बनाने में असमर्थ होगी। इसलिए तकनीकी एक्सट्रपलेशन सिस्टम द्वारा तर्क के बिना कोई निर्माण प्रक्रिया नहीं होती और निर्माण प्रक्रिया के बिना उत्पाद नहीं बनाए जा सकते, जिससे एक दुष्चक्र बनता है। इसके अलावा इंटरनेट पर परमाणु हथियारों की निर्माण प्रक्रिया ढूंढना असंभव है, लेकिन अगर यह ऑनलाइन उपलब्ध भी हो तो यानफेई का मानना था कि सहायक मस्तिष्क ऐसी निर्माण प्रक्रिया को रिकॉर्ड नहीं करेगा। दूसरे शब्दों में, ड्रोन में स्थित लघु उत्पादन कार्यशाला हथियार स्तरीय परमाणु हथियार बना ही नहीं सकती। जब यानफेई को इस सच्चाई का एहसास हुआ तो वह एक पल में ही खुशी से गहरे दुख में बदल गया। किसी अज्ञात कारण से सहायक मस्तिष्क ने वास्तव में यानफेई द्वारा प्रस्तावित परमाणु हथियार निर्माण प्रक्रिया के निष्कर्ष को अस्वीकार कर दिया, जिसका अर्थ था कि उसने उसके लिए परमाणु हथियार बनाने से इनकार कर दिया। ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं आई थी। हालांकि पिछले अनुभव को जोड़ते हुए, जहां तकनीकी एक्सट्रपलेशन सिस्टम ने हर दूसरी तकनीक का अनुमान लगाया था, लेकिन परमाणु तकनीक का नहीं, जब तक कि बाद में यानक्यू ने मन नियंत्रण उपकरण का इस्तेमाल नहीं किया और परमाणु तकनीक अंततः तकनीकी वृक्ष पर प्रकट नहीं हुई, यानफी को एक आभास हुआ। इस स्थिति का सबसे महत्वपूर्ण कारण संभवतः ये था कि ड्रोन का स्तर पर्याप्त ऊंचा नहीं था। चूंकि ड्रोन का स्तर आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता था, इसलिए परमाणु तकनीक स्वतः ही ड्रोन में प्रकट नहीं हुई। हालांकि यानक्यू ने जबरन परमाणु तकनीक की शुरुआत की, फिर भी सबसे महत्वपूर्ण अनुप्रयोग परमाणु हथियार का निर्माण अभी भी संभव नहीं था।
यान फेई के मन में पहले से ही कुछ सवाल थे, जैसे कि मिनी प्रोडक्शन वर्कशॉप के निर्माण की परिशुद्धता की गणना कैसे की जाती है। चिप निर्माण तकनीक को उदाहरण के तौर पर लें तो इसकी शुरुआती परिशुद्धता 7 नैनोमीटर थी और इस परिशुद्धता को 1 नैनोमीटर तक बढ़ाने के लिए काफी ऊर्जा बिंदुओं की खपत करनी पड़ी। तो फिर शुरुआत में चिप निर्माण की परिशुद्धता 7 नैनोमीटर क्यों थी? अब ऐसा लगता है कि ड्रोन का वर्तमान स्तर वर्तमान विश्व की उत्पादन परिशुद्धता के अनुरूप है। यही कारण है कि इसकी निर्माण परिशुद्धता भी विश्व में परिशुद्धता के उच्चतम मानक के बराबर है। ड्रोन के एक और अपग्रेड के बाद ये लघु उत्पादन कार्यशाला एक मध्यम आकार या यहां तक कि एक बड़े कारखाने में बदल सकती है। उस समय इसकी निर्माण परिशुद्धता स्वाभाविक रूप से और बेहतर हो जाएगी और परमाणु हथियार तकनीक स्वतः ही सामने आ जाएगी। प्रौद्योगिकी एक्सट्रपलेशन प्रणाली मानवीय हस्तक्षेप के बिना भी परमाणु हथियार तकनीक का स्वतः ही अनुमान लगा सकती है। freewebnovel.com। इस समस्या को समझते हुए यान फेई कुछ हद तक असहाय महसूस कर रहा था। परमाणु हथियार प्राप्त करने की उसकी इच्छा आखिरकार व्यर्थ हो गई थी, जब तक कि वह भविष्य में यान क्यू द्वारा डिजाइन की गई निर्माण प्रक्रिया का उपयोग करके परमाणु हथियार बनाने के लिए एक विशिष्ट कारखाना बनाने का निर्णय नहीं लेता। लेकिन ऐसा करने से जानकारी लीक होने का खतरा बढ़ जाता और एक बार दुनिया भर के अन्य देशों और सेनाओं द्वारा पता चलने पर मिस्टी द्वीप को भारी खतरों का सामना करना पड़ता। ये ध्यान देने योग्य है कि दुनिया में परमाणु शक्ति संपन्न देशों की संख्या मुट्ठी भर ही है और प्रत्येक का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। वैश्विक व्यवस्था और शक्ति गतिशीलता बहुत पहले से स्थापित है और कोई भी किसी नई परमाणु शक्ति को उभरने और अपना अधिकार साझा करने की अनुमति नहीं देगा। किसी नई शक्ति का सामना करते ही सभी की पहली प्रवृत्ति उसे आत्मसात करने की होगी, लेकिन यान फेई के व्यक्तित्व के कारण वह निश्चित रूप से विलय से इनकार कर देगा। एक बार एकीकरण विफल हो जाने पर सभी पक्ष निश्चित रूप से मिस्टी द्वीप को नष्ट करने के लिए एकजुट हो जाएंगे। हालांकि यान फेई उच्च तकनीक में अग्रणी थे, फिर भी वे दूसरों के परमाणु हथियारों के हमलों के प्रति उतने ही असहाय थे। हालांकि यान फेई कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। परमाणु हथियार न बना पाने के कारण निराशा के एक दौर के बाद उसने जल्दी ही अपना संयम संभाला और अपनी मानसिकता को सुधारा। आखिरकार उच्च सांद्रता वाले यूरेनियम का अधिग्रहण एक अप्रत्याशित लाभ था, जो समुद्री जल से यूरेनियम निकालने का एक उपोत्पाद था। इसलिए भले ही वह फिलहाल परमाणु हथियार न बना सके, कोई खास नुकसान नहीं हुआ। ज्यादा से ज्यादा उसे भविष्य में थोड़ा और सतर्क रहना होगा। वैसे भी पारंपरिक मार्शल फोर्स पर निर्भर होने के कारण यान फेई को पहले से ही पृथ्वी पर किसी अन्य फोर्स का डर नहीं था। जरूरत पड़ने पर वह ड्रोन के स्तर को और बेहतर बनाने के लिए और भी ज्यादा प्रयास करेगा। उस समय तक न केवल परमाणु हथियार अपने आप प्रकट हो जाएंगे, बल्कि और भी ज्यादा शक्तिशाली हथियार उभर सकते हैं। परमाणु ईंधन के स्रोत का मुद्दा सुझाने के बाद यान फेई ने धीरे धीरे अपना ध्यान सुपर न्यूक्लियर पावर स्टेशन के निर्माण पर केंद्रित कर दिया। एक देर रात यान फेई यान क्यूई के साथ अकेले मिस्टी द्वीप के मध्य क्षेत्र में पहुंचे। ये वही जगह थी जिसकी योजना यान फेई ने पहले ऊर्जा केंद्र के लिए बनाई थी। योजना के बाद से ही यान फेई ने मार्शल लॉ लागू करने के लिए पूरे क्षेत्र में सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया था, जिससे किसी के भी उस क्षेत्र में प्रवेश पर सख्त पाबंदी लगा दी गई थी। ये जगह मिस्टी द्वीप के बाकी हिस्सों से अलग थी, जहां हर जगह तरह तरह के निर्माण कार्य चल रहे थे। यहां तक कि जिन इलाकों में निर्माण कार्य नहीं चल रहा था, वहां भी फसलें उगाने के लिए जगह बना दी गई थी। साथ ही झीलें, पार्क, जंगल और घास के मैदान भी थे। बस यही बड़ा इलाका शांत और वीरान था, मानो उसे भुला दिया गया हो। यान फेई आज यान क्यू को सुपर न्यूक्लियर पावर स्टेशन के निर्माण पर चर्चा करने तथा कुछ आवश्यक विवरणों की पुष्टि करने के लिए यहां लेकर आए थे। यान फेई और यान क्यूई एक साथ खड़े थे और उन्होंने आगे की समतल जमीन की ओर इशारा करते हुए कहा, यान क्यूई, इस पर एक नजर डालो। यहीं पर सुपर न्यूक्लियर पावर स्टेशन बनाया जाएगा। क्या तुम्हें लगता है कि यह उपयुक्त है? यान क्यू ने उदासीनता से उत्तर दिया, जैसा कि मैंने पहले कहा था, सुपर न्यूक्लियर पावर स्टेशन न केवल सुरक्षित है, बल्कि स्वच्छ भी है। इसका आसपास के पर्यावरण पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए यदि इसे घनी आबादी वाले क्षेत्र में भी बनाया जाए तो भी कोई समस्या नहीं होगी। इसलिए ये स्थान सुपर न्यूक्लियर पावर स्टेशन के लिए पूरी तरह उपयुक्त है। यान फेई मुस्कुराया और उनके नीचे काली चट्टान की ओर इशारा करते हुए बोला, यान क्यू, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो। मेरी योजना इस सुपर न्यूक्लियर पावर स्टेशन को जमीन के नीचे बनाने की है। मिस्टी द्वीप का निर्माण ड्रोन जनरल स्पेस के जरिए भूमि सुधार के जरिए हुआ था।
ये तथाकथित जमीन असल में एक चट्टान थी जो पहले समुद्र के नीचे थी। समुद्री पानी से वर्षों तक घिसने के बाद इन चट्टानों की अशुद्धियां बह गईं, जिससे ये बेहद कठोर हो गईं और ऐसी कठोर चट्टानों पर निर्माण करना बहुत मुश्किल था। हालांकि इसके अपने फायदे भी थे, क्योंकि मिस्टी द्वीप पर इमारतों के लिए किसी नींव की जरूरत नहीं थी, चट्टान की सतह को समतल करना ही काफी था। यानफेई सुपर न्यूक्लियर पावर स्टेशन को भूमिगत बनाने की पहली वजह गोपनीयता थी। आखिरकार मिस्टी द्वीप के ऊपर छाई सफेद धुंध समय के साथ पतली होती जा रही थी, और कौन जाने कब छट जाए। सफेद धुंध की सुरक्षा के बिना दूसरों को अंतरिक्ष से उपग्रहों के जरिए सब कुछ साफ साफ देखने के लिए मिस्टी द्वीप के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सुपर न्यूक्लियर पावर स्टेशन की वास्तुकला बहुत विशाल थी, जिससे इतनी विशाल संरचना को छिपाना असंभव था। इसका तुरंत पता चल जाता और तब लोग अनुमान लगाते कि यह संरचना मिस्टी द्वीप पर स्थित परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। मिस्टी द्वीप पर परमाणु ऊर्जा स्टेशन होने का पता चलने के बाद पर्दे के पीछे से शक्तिशाली देशों की शपथ तथाकथित अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी दस्तक देती। परमाणु ऊर्जा के सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करने का दावा करते हुए वे निश्चित रूप से सुपर न्यूक्लियर पावर स्टेशन के गहन निरीक्षण की मांग करते। सुपर न्यूक्लियर पावर स्टेशन की उन्नत परमाणु ऊर्जा तकनीक का पता चलने पर वे निश्चित रूप से मिस्टी द्वीप से अपनी परमाणु तकनीक का खुलासा करने की मांग करते। इस प्रकार सुपर न्यूक्लियर पावर स्टेशन की तकनीक पर अपना अधिकार जमा लेते। साथ ही उन्हें पता चलेगा कि सुपर न्यूक्लियर पावर स्टेशन का परमाणु ईंधन उच्च शुद्धता वाला हथियार ग्रेड यूरेनियम है, जिससे सीधे परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। फिर वे मिस्टी द्वीप से इस उच्च शुद्धता वाले यूरेनियम को सौंपने और इसके स्रोत का खुलासा करने की मांग करेंगे, जिससे मिस्टी द्वीप पर अंतहीन मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। अगर यानफेई ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को मिस्टी द्वीप का निरीक्षण करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया, तो पर्दे के पीछे के लोग तुरंत उन पर कीचड़ उछालेंगे, उन्हें केबी का सदस्य बताकर विश्व सुरक्षा के लिए खतरा बना देंगे और यानफेई तथा मिस्टी द्वीप को निष्क्रिय स्थिति में छोड़ देंगे। चूंकि ड्रीम टेक्नोलॉजी का स्वामित्व यानफेई के पास है और मिस्टी द्वीप भी यानफेई का ही है, और ड्रीम टेक्नोलॉजी के उत्पाद दुनिया भर में बेचे जाते हैं। एक बार जब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने ड्रीम टेक्नोलॉजी के सभी उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया, तो दुनिया के अधिकांश देश पर्दे के पीछे के लोगों के नेतृत्व में सहमत हो जाएंगे। ऐसा कदम यानफेई के लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि उत्पाद की बिक्री के बिना कोई बड़ा लाभ नहीं होगा और इस प्रकार मिस्टी द्वीप में निवेश और निर्माण जारी रखना असंभव होगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए यानफेई सुपर न्यूक्लियर पावर स्टेशन को जमीन के नीचे छिपाना चाहता था। मैं तुम्हें इस सुपर न्यूक्लियर पावर स्टेशन को खोजने का मौका ही नहीं दूंगा और तुम्हारी इस तकनीक के प्रति लालसा भी शुरू नहीं होगी। ज्यादा से ज्यादा तुम मिस्टी द्वीप पर बिजली की खपत से यह अनुमान लगा सकते हो कि वहां एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन होना चाहिए, लेकिन अगर तुम वह जगह नहीं ढूंढ सकते तो तुम पावर स्टेशन के अंदर के रहस्यों को उजागर जरूर नहीं कर पाओगे। सुपर न्यूक्लियर पावर स्टेशन को भूमिगत बनाने का एक दूसरा कारण भी है, और वह है सुरक्षा। मिस्टी द्वीप की विशेष भू आकृति इसके नीचे की चट्टानों को बेहद मजबूत बनाती है, मानो वे स्टील जैसी हो। इन चट्टानों से बने विशाल स्तंभ और स्थान बेहद स्थिर हैं, यहाँ तक कि स्टील से बने कमरों से भी ज्यादा। बड़े भूकंप की स्थिति में भी ये बिना गिरे सीधे खड़े रह सकते हैं, इसलिए पावर स्टेशन को भूमिगत बनाना बेहद सुरक्षित है। freewebnovel.com। एक बार सुपर न्यूक्लियर पावर स्टेशन जमीन के नीचे स्थापित हो जाए तो दूसरों को पता ही नहीं चलेगा कि वह कहाँ है, इसलिए अगर वे उसे नुकसान पहुंचाना भी चाहें तो नहीं पहुंचा पाएंगे। दूसरी बात, जमीन का निचला हिस्सा बहुत मजबूत है, इसलिए अगर मिस्टी द्वीप पर दूसरी ताकतों द्वारा भीषण हमला भी किया जाए तो भी नीचे स्थित पावर स्टेशन को कोई नुकसान नहीं होगा। और अंत में, अगर दुर्भाग्यवश पावर स्टेशन में रिसाव भी हो जाए तो भी वह जमीन के नीचे होगा और उसे तुरंत दफनाया जा सकता है, जिससे ऊपर के वातावरण पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानफेई ने कई कारणों से सुपर न्यूक्लियर पावर स्टेशन को जमीन के नीचे बनाने का फैसला किया। यानफेई की योजनाएं सुनने के बाद यान क्वी को उसका तरीका समझ नहीं आया, क्योंकि जमीन के नीचे एक विशाल सुपर न्यूक्लियर पावर स्टेशन बनाना बहुत ही मुश्किल काम था। इससे न सिर्फ निर्माण कार्य का बोझ काफी बढ़ जाता, बल्कि यह बेहद खतरनाक भी होता। फिर भी यानफेई के आग्रह पर यान क्यू ने सुपर न्यूक्लियर पावर स्टेशन के पिछले डिजाइन चित्रों में संशोधन किया ताकि इसे भूमिगत निर्माण के लिए अधिक उपयुक्त बनाया जा सके। ये संशोधन बहुत बड़ा नहीं था, इसमें केवल विशिष्ट उपकरणों की नियुक्ति, ट्रांसमिशन केबलों के मार्ग और परमाणु ईंधन जोड़ने के संबंध में परिवर्तन शामिल थे।
परिणामस्वरूप संशोधन शीघ्रता से पूरे किए गए और प्रौद्योगिकी विश्लेषण प्रणाली के माध्यम से उनकी पुष्टि की गई। कृत्रिम वेल की तरह सुपर न्यूक्लियर पावर स्टेशन को भी स्मार्ट प्रोग्राम द्वारा प्रबंधित स्वचालित मोड में संचालित होना था, जिसका अर्थ था कि उपकरणों के रखरखाव और ईंधन भरने के अलावा परमाणु स्टेशन को अनिवार्य रूप से व्यक्तिगत रखरखाव की आवश्यकता नहीं थी। सुपर न्यूक्लियर पावर स्टेशन में फैले सेंसरों के साथ इंटेलिजेंस सिस्टम लगातार संचालन की स्थिति की निगरानी करता था और प्लांट के संचालन में किसी भी तरह की गड़बड़ी या आंतरिक घटकों में किसी भी समस्या की तुरंत यान फेई को सूचना देता था। फिर यान फेई इंटेलिजेंस सिस्टम के निर्देशों पर कार्य करते हुए समस्या का निवारण करता या खराब पुर्जों को बदल देता। इस स्वचालित संचालन प्रणाली के साथ सुपर न्यूक्लियर पावर स्टेशन हमेशा सुरक्षित रूप से संचालित होता था। इसी वजह से स्टेशन को निगरानी के लिए कर्मचारियों की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि यान फेई अकेले ही सारा काम संभाल सकता था। इसके विपरीत उन सबस्टेशनों के प्रबंधन और रखरखाव के लिए ज्यादा कर्मचारियों की जरूरत पड़ती थी जहां बिजली बाहर भेजी जाती थी। यान फेई ने इस सुपर न्यूक्लियर पावर स्टेशन को चट्टान से 100 मीटर नीचे बनाने की योजना बनाई थी। संशोधित डिजाइन अब यान फेई की योजना के अनुकूल था, जिससे ये भूमिगत संचालन के लिए उपयुक्त हो गया, और इसलिए उन्होंने भूमिगत निर्माण योजना के अनुसार निर्माण कार्य शुरू किया, जिससे सुपर न्यूक्लियर पावर स्टेशन परियोजना की आधिकारिक शुरुआत हुई। मिस्टी द्वीप के नीचे की चट्टानें अविश्वसनीय रूप से कठोर थीं, मानो स्टील की हों। इसके अलावा जैसे जैसे गहराई बढ़ती गई, भूमिगत चट्टानें और भी कठोर होती गईं। यान फेई इस घटना को लेकर बहुत उत्सुक थे, क्योंकि उन्हें पता था कि दुनिया में स्टील जैसी कुछ चट्टानें तो हैं, लेकिन वे अत्यंत दुर्लभ हैं, मिस्टी द्वीप की तरह सर्वव्यापी नहीं। हालांकि यान फेई इस दौरान बहुत व्यस्त थे और उन्हें अभी तक चट्टानों की असामान्य स्थिति की विस्तार से जांच करने का मौका नहीं मिला था। freewebnovel.com। ऐसी परिस्थितियों में जमीन से 100 मीटर नीचे एक सुपर न्यूक्लियर पावर स्टेशन बनाने की कठिनाई का अंदाजा लगाया जा सकता है। मिस्टी द्वीप पर मौजूद निर्माण टीमों के लिए इसे पूरा करना असंभव होता। लेकिन इस बार यान फेई का इरादा द्वीप के निर्माण कर्मचारियों को खुदाई के लिए इस्तेमाल करने का नहीं था, बल्कि उसने खुद ही भूमिगत परमाणु स्टेशन की खुदाई करने का फैसला किया। अपग्रेड के बाद ड्रोन में कई नए कार्य आ गए और यान फेई ने उनमें से लगभग सभी का इस्तेमाल किया, सिवाय एक खास कार्य के, शॉकवेव। यान फेई ने भूमिगत परमाणु स्टेशन की खुदाई खुद करने का फैसला इसलिए किया क्योंकि इस नए कार्य, जिसे शॉकवेव कहा जाता है, ने उसे आत्मविश्वास दिया था। आगामी कार्य की व्यवस्था करने के बाद यान फेई रात 9 बजे निर्माण स्थल पर पहुंचे। उन्होंने समुद्र तल से ड्रोन को बुलाना शुरू किया। ड्रोन चुपचाप निर्माण स्थल पर पहुंचा और फिर उतर गया। यान फेई ड्रोन कॉकपिट में गए और ड्रोन को भूमिगत खुदाई मोड में डाल दिया। ड्रोन तेजी से भूमिगत यात्रा के लिए उपयुक्त आकार में बदल गया। फिर यान फेई के नियंत्रण में उन्होंने चट्टान में ड्रिलिंग शुरू कर दी। ड्रोन के सिर पर लगा विशाल ड्रिल बिट तेज गति से घूम गया और मलबे का एक झरना फूट पड़ा। हालांकि भूमिगत चट्टान कठोर थी, लेकिन ड्रिल बिट के घुमाव का सामना नहीं कर सकी और तेजी से उसमें घुस गई, जिससे एक बड़ा छेद बन गया। फिर ड्रोन के निशान हिलने लगे, जिससे ड्रोन का विशाल शरीर छेद से होकर जमीन में और गहराई तक धंस गया। जल्द ही सतह पर बस एक काला सा छेद और कुछ बिखरी हुई चट्टानें ही बचीं। भूमिगत प्रवेश करने के बाद जहां कोई रोशनी नहीं थी, सब कुछ घुप्पर अंधेरा था। फिर भी यान फेई ने तुरंत क्वांटम रडार चालू कर दिया ताकि आसपास की भूगर्भीय स्थितियों का लगातार आकलन किया जा सके और ड्रोन को टॉर्च की तरह आगे बढ़ाया जा सके। भूमिगत दबाव बहुत ज्यादा था और ड्रोन लगातार चारों दिशाओं से आने वाले प्रचंड बल को झेल रहा था। लेकिन सौभाग्य से ऊर्जा बिंदु इस दबाव का प्रतिकार कर सकते थे, जिससे ड्रोन बिना किसी बाधा के भूमिगत यात्रा कर सकता था। भूमिगत चट्टानें अविश्वसनीय रूप से कठोर थीं और जैसे जैसे गहराई बढ़ती गई, वे और भी कठोर होती गईं, इसलिए ड्रोन की भूमिगत खुदाई की गति बहुत धीमी थी। 1 घंटे बाद वह आखिरकार 100 मीटर की गहराई तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर ड्रोन ने अपनी प्रगति रोक दी और क्वांटम रडार की उन्नत स्कैनिंग क्षमता का उपयोग करके भूभाग का विस्तृत सर्वेक्षण किया और 100 मीटर के दायरे में भूवैज्ञानिक स्थितियों को तुरंत समझ लिया। इस क्षेत्र का भूमिगत भाग पूरी तरह से चट्टानों से बना था, कठोर और एक समान, और किसी भी अन्य प्रकार की चट्टान मौजूद नहीं थी। यान फेई को ये बहुत अजीब लगा। ये चट्टान उसने पहले कभी नहीं देखी थी और ऑक्सिलरी ब्रेन के डेटाबेस में इसका कोई विवरण नहीं था। फिर भी इसकी कठोरता उसे ज्ञात सभी चट्टानों से कहीं अधिक थी।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ये चट्टानें अविश्वसनीय रूप से घनी थीं, जिनमें कोई अशुद्धियां, छिद्र या दरारें नहीं थीं, और वे पूरी तरह से इस कठोर चट्टान से बनी थीं। भूमिगत चट्टानों में विसंगतियों की खोज के बाद यान फेई को पूर्वाभास हो गया था कि मिस्टी द्वीप बिल्कुल भी साधारण नहीं है। इसके स्पष्टीकृत डूबने से लेकर इसके उतने ही रहस्यमय अंत तक, इसके ऊपर घने सफेद कोहरे से लेकर उस कोहरे के तेजी से छंटने तक, नीचे की ठोस चट्टानों से लेकर इस रहस्योद्घाटन तक की ये चट्टानें लगभग एक ही इकाई का निर्माण करती हैं। यान फेई जानता था कि मिस्टी द्वीप में कुछ भी साधारण नहीं है, ऐसा लगता था कि यह बहुत सारे रहस्य छिपाए हुए है। freewebnovel.com। यान फेई भविष्य में मिस्टी द्वीप के रहस्यों का पता जरूर लगाएगा, लेकिन वह किसी और समय की बात थी। अब उसे एक सुपर न्यूक्लियर पावर स्टेशन के लिए 100 मीटर गहरी एक विशाल भूमिगत जगह खोदनी थी। इसलिए यान फेई ने आगे बढ़ने से पहले भूमिगत चट्टानों के बारे में अपनी जिज्ञासा शांत की। उसने ऑक्सिलरी ब्रेन के डेटाबेस में मौजूद टेरन डेटा को मॉडल करना शुरू किया, फिर उसकी तुलना सुपर न्यूक्लियर पावर स्टेशन के टेरन मैप से की, और जल्द ही उसे पता चल गया कि भूमिगत निर्माण कैसे आगे बढ़ाया जाए। निर्माण की दिशा निर्धारित करने के बाद यान फेई ने ड्रोन को सावधानीपूर्वक घुमाने के लिए नियंत्रित करना शुरू किया, उसकी नाक को लंबवत नीचे की ओर संरेखित किया, फिर सावधानीपूर्वक शॉकवेव मोड के लिए डेटा सेट किया। हालांकि यान फेई ने अभी तक शॉकवेव का उपयोग नहीं किया था, लेकिन वह इसके विवरण से इसकी अनूठी क्षमताओं से अवगत था। विवरण से उसे पता था कि शॉकवेव एक अद्भुत प्रकार की तरंग है, जिसका सिद्धांत कंपन ऊर्जा का उपयोग करके अणुओं के बीच के बंधनों को तोड़ना है, जिससे वस्तु पूरी तरह से ढह जाती है और इस प्रकार वस्तु को काटने का उद्देश्य प्राप्त होता है। हालांकि शॉकवेव अद्भुत थी, लेकिन उसकी उत्सर्जन शक्ति, दिशा और आकार सभी को समायोजित किया जा सकता था। यान फेई इसे एक महीन रेखा में सेट कर सकता था या 10 मीटर चौड़ा फैला सकता था। वह इसे गोलाकार या आयत के रूप में उत्सर्जित कर सकता था। वह इसे क्षैतिज तल पर गोलाकार गति में भी घुमा सकता था, अलग अलग गहराई तक काट सकता था। संक्षेप में, शॉकवेव अद्भुत थी और यान फेई को ऐसे कार्य करने में मदद कर सकती थी जो एक सामान्य व्यक्ति को अविश्वसनीय लगते, ठीक वैसे ही जैसे वह चाहता था। सहायक मस्तिष्क की मदद से यान फेई ने अंततः शॉकवेव के लिए उत्सर्जन डेटा सेट किया और फिर ड्रोन पर शॉकवेव मोड सक्रिय कर दिया। ड्रोन अचानक हिलने डुलने की सारी क्षमता खो बैठा, चट्टानों में फंस गया और यान फेई की कोशिशों के बावजूद स्थिर हो गया। हालांकि इस प्रक्रिया के दौरान ड्रोन के ऊर्जा बिंदु तेजी से कम हो रहे थे, मानो कोई उन्हें सोख रहा हो। यान फेई समझ गया कि यह शॉकवेव चार्ज हो रही है। चार्ज पूरा होने और शॉकवेव निकलने के बाद ही ड्रोन अपनी गति क्षमता वापस पा सकता था। यही कारण था कि यान फेई ने जमीन के ऊपर शॉकवेव का इस्तेमाल नहीं किया था। इसकी शक्ति जबरदस्त थी, लेकिन एक बार इस्तेमाल होने पर यह तुरंत गतिहीन हो जाती थी। अगर इस समय दूसरों को इसका पता चल जाता तो ये हमले का निशाना बन जाता। चार्जिंग प्रक्रिया पूरे 10 मिनट तक चली। 10 मिनट बाद ड्रोन की नाक से धागे जैसी पतली और नंगी आंखों से दिखाई न देने वाली एक लहर निकली। सामने का कठोर पत्थर उस छोटी सी लहर के संपर्क में आते ही गायब हो गया, बिना किसी प्रतिरोध के, बिल्कुल मक्खन में सरकती हुई गर्म सुई की तरह। कुछ ही देर में आगे की चट्टान में एक छोटा सा छेद बन गया। इस छोटे से छेद में पहले की ठोस चट्टान गायब हो गई थी और पीछे रह गई थी बहुत महीन चूर्ण जैसी वस्तुएं, ठोस चट्टानों के अवशेष जिनके आणविक बंधन प्रघात तरंग से टूट गए थे। जैसे ही शॉकवेव की कटिंग गहराई पहुंची, ये ड्रोन की नाक के चारों ओर केंद्रित एक अर्धवृत्त में घूमने लगी और ऊर्ध्वाधर दिशा में चौड़े कट बनाने लगी। कुछ ही देर में शॉकवेव का हमला खत्म हो गया और चट्टान का एक हिस्सा 2 अलग अलग टुकड़ों में कट गया। इस एक ही शॉकवेव हमले में 15 लाख ऊर्जा बिंदु नष्ट हो गए थे। फिर भी ये बहुत सफल रहा और नीचे दोनों तरफ 250 मीटर लंबा और 60 मीटर गहरा एक गर्त बनाने में कामयाब रहा। पहली बार शॉकवेव का इस्तेमाल करने और उसकी शक्ति को समझने के बाद यान फेई को एक भूमिगत परमाणु ऊर्जा केंद्र की खुदाई का आत्मविश्वास मिला। उन्होंने ड्रोन की भूमिगत पारगमन क्षमता का इस्तेमाल गर्त के दोनों ऊर्ध्वाधर किनारों तक पहुंचने के लिए किया और शॉकवेव का हमला जारी रखा। 10 मिनट बाद एक और उत्सर्जन ने गर्त के एक ऊर्ध्वाधर किनारे पर 700 मीटर लंबी और 250 मीटर ऊंची एक महीन दरार बना दी। शॉकवेव ने और भी ज्यादा मजबूत काटने की क्षमता दिखाए, लेकिन इस बार उत्सर्जन ने 8 मिलियन ऊर्जा बिंदुओं की भारी खपत की। freewebnovel.com। इसके बाद ड्रोन भूमिगत गर्त के दूसरे ऊर्ध्वाधर भाग तक पहुंचा और पिछली सेटिंग्स का उपयोग करके फिर से शॉकवेव प्रक्षेपित की। 10 मिनट बाद गर्त के अंतिम ऊर्ध्वाधर भाग पर 700 मीटर लंबी और 250 मीटर ऊंची एक और महीन दरार बन गई। इस उत्सर्जन ने 8 मिलियन ऊर्जा बिंदुओं की भी खपत की।
3 शॉकवेव उत्सर्जनों ने कठोर भूमिगत चट्टानों में 3 ऊर्ध्वाधर खंड उकेर दिए थे, जिससे महत्वपूर्ण प्रगति हुई थी। फिर भी इससे ड्रोन के ऊर्जा बिंदु लगभग समाप्त हो गए थे। लेकिन इन 3 शॉकवेव उत्सर्जनों से प्राप्त प्रगति को पूरा करने में मशीनों का उपयोग करने वाले मनुष्यों को कम से कम आधा साल लग जाता। मिस्टी द्वीप पर आधी रात होने वाली थी, लेकिन यान फेई का भूमिगत परमाणु ऊर्जा स्टेशन खोदने के लिए शॉकवेव का इस्तेमाल जारी रखने का कोई इरादा नहीं था। संयुक्त राज्य अमेरिका के दर्दनाक अनुभव के बाद वह ड्रोन डेटा रिफ्रेश होने से 3 घंटे पहले तक निश्चित रूप से बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च नहीं करेगा। रात के 9 बजे वह ड्रोन के कुछ ऐसे कार्यों का इस्तेमाल तभी करेगा जिनमें काफी ऊर्जा अंकों की जरूरत होती है, बशर्ते कोई खतरा न हो और ऊर्जा अंकों की अधिकता हो। अगली रात 9:30 बजे यान फेई फिर से ड्रोन का इस्तेमाल करके भूमिगत मार्ग पर निकल पड़ा। पिछली रात यान फेई ने नीचे की चट्टान के 3 किनारों को काटने के लिए शॉकवेव का इस्तेमाल किया था और 3 और किनारों को काटना बाकी था। चट्टान के सभी 6 किनारों को काटने के बाद ही भूमिगत अंतरिक्ष में मौजूद चट्टानों को बाहर ले जाया जा सकता था। क्वांटम रडार के मार्गदर्शन में यान फेई ने ड्रोन को नियंत्रित करके भूमिगत यात्रा की और उस स्थान पर पहुंचा जहां वह एक दिन पहले काटे गए पहले ऊर्ध्वाधर फलक से संबंधित था। फिर उसने पहले से निर्धारित मापदंडों के अनुसार शॉकवेव को सक्रिय किया और इस फलक को आसपास की चट्टान से अलग कर दिया। इसके साथ ही केंद्रीय चट्टान के चारों फलक आसपास की चट्टान से पूरी तरह अलग हो गए, केवल ऊपरी और निचला भाग ही आसपास की चट्टान से जुड़ा रहा। फिर ड्रोन एक बार फिर भूमिगत होकर चट्टान के ऊपर की ओर मुख वाले एक हिस्से पर पहुंचा। ये स्थान सतह से 100 मीटर गहरा था और भविष्य में भूमिगत सुपर न्यूक्लियर पावर प्लांट की छत बनने वाला था। हालांकि प्रज्वलन के मापदंड निर्धारित करते समय यान फेई ने पहले की तरह प्रघात तरंगों को सीधे चट्टान को ऊपर से पूरी तरह अलग करने नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने प्रघात तरंगों को अंततः छोड़ने से पहले उत्सर्जन के सही कोण, आकार और लंबाई की गणना की। भविष्य में यह एक विशाल भूमिगत स्थान होगा जिसकी लंबाई 700 मीटर, चौड़ाई 250 मीटर और ऊंचाई 60 मीटर होगी। यांत्रिक दृष्टि से इतना विशाल खोखला स्थान अत्यंत खतरनाक है और इसका ढहना अत्यंत संभव है। भले ही आसपास की सामग्री अत्यंत कठोर चट्टान हो, यहां तक कि स्टील के बराबर भी ढहने को पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता। freewebnovel.com। ऐसी आपदा से बचने के लिए इस विशाल खोखले स्थान में कुछ बड़ी चट्टानें सहारा स्तंभों के रूप में रखी जानी थी, ताकि चट्टान को ऊपर उठाया जा सके और उसे नीचे गिरने से रोका जा सके। ये चट्टानें पहले से ही अविश्वसनीय रूप से कठोर थीं और यान फेई ने सहारा स्तंभों के वितरण की गणना करके ये सुनिश्चित किया था कि उन पर समान रूप से दबाव पड़े। इन सहारा स्तंभों के साथ विशाल भूमिगत स्थान बहुत सुरक्षित होगा और ढहने का कोई खतरा नहीं होगा। इसलिए चट्टान के ऊपरी और निचले हिस्सों को काटते समय यान फेई उन्हें पूरी तरह से नहीं काटेगा, बल्कि कुछ क्षेत्रों को अछूता छोड़ देगा। ये वे क्षेत्र थे जहां सहारा स्तंभ रखे जाने थे। इस वजह से प्रघात तरंगों का प्रक्षेप कोण और शक्ति अत्यंत सटीक होनी चाहिए थी, जिससे ऊर्जा बिंदु नाटकीय रूप से नष्ट हो गए। इसलिए इस बार प्रघात तरंगों का उत्सर्जन पहले से बिल्कुल अलग था। जैसे ही ऊपरी चट्टान को काटा जा रहा था, ड्रोन ऊर्जा बिंदु लगभग समाप्त हो गए। हालांकि प्रघात तरंगों के इस उत्सर्जन के बाद 24 विशाल गोलाकार पत्थर के स्तंभों को अभी भी जुड़े रहने के अलावा विशाल चट्टान अंततः अपने ऊपर की परत से अलग हो गई। तीसरी रात 9 बजे यान फेई ने निर्माण कार्य जारी रखा, लेकिन इस बार वह खुद जमीन के नीचे नहीं गया, बल्कि ऊपर दूर जमीन पर खड़ा होकर दूर से ही काम को नियंत्रित करता रहा। उसने चट्टान के अंतिम निचले हिस्से को काटने के लिए ड्रोन को नियंत्रित नहीं किया, बल्कि सहायक मस्तिष्क के डिजाइन ड्राइंग की जरूरतों के अनुसार बीच के चट्टान के हिस्से को काटा। कई लगातार प्रघात तरंगों के उत्सर्जन के बाद आखिरकार एक विशाल चट्टान पूरी तरह से कट गई। इसके बाद ड्रोन ने विशाल चट्टान को आगे की ओर धकेला, जिससे वह सार्वभौमिक अंतरिक्ष में समाहित हो गई, और फिर यान फेई ने जमीन के ऊपर से अपने हाथ से इशारा किया, जिससे सार्वभौमिक अंतरिक्ष का एक और मार्ग खुल गया तथा विशाल चट्टान 100 मीटर नीचे से ऊपर दूर जमीन पर स्थानांतरित हो गई। पहली चट्टान को काटकर हटा दिया गया, जिससे जमीन के नीचे एक जगह बन गई। इस जगह के साथ ड्रोन की गति बहुत आसान हो गई। अब उसे पहले की तरह जमीन के नीचे जाने की जरूरत नहीं रही, और पैंतरेबाजी के लिए जगह मिलने से चट्टानें काटने में ड्रोन की दक्षता भी बढ़ गई। आधी रात तक ड्रोन के ऊर्जा बिंदु पूरी तरह से समाप्त हो गए थे और 60 मीटर लंबी एक चौकोर जमीन के नीचे जगह बन गई थी। इस मूल जगह से चट्टानों को यान फेई ने ऊपर सतह पर लाकर फिर एक साथ जोड़ दिया था।
भूमिगत कार्यों के दौरान 24 विशाल आयताकार पत्थर के स्तंभ धीरे धीरे आकार लेते गए। इन 24 स्तंभों पर विचार करने की आवश्यकता के कारण ही यानफेई की खुदाई की गति बहुत कम हो गई थी। हालांकि ये 24 स्तंभ बहुत महत्वपूर्ण थे, इनके सहारे नीचे स्थित सुपर न्यूक्लियर पावर स्टेशन की स्थिरता सुनिश्चित की जा सकती थी। ये चट्टानें बेहद मजबूत थीं, स्टील के बराबर, और चूंकि ये मूल रूप से एक ही रूप में जुड़ी हुई थीं, इसलिए इनके सहारे भूमिगत न्यूक्लियर पावर स्टेशन माउंट ताई जितना स्थिर बना रहता। अगले कुछ दिनों तक यानफेई हर रात जमीन के नीचे खुदाई करता रहा। 10 दिन बाद उसने आखिरकार सतह से 100 मीटर नीचे 700 मीटर लंबा, 250 मीटर चौड़ा और 60 मीटर गहरा एक विशाल भूमिगत स्थान खोद निकाला। ये भूमिगत स्थान पूरी तरह से सहायक मस्तिष्क के डिजाइन के अनुरूप था, यहां तक कि 24 सहायक पत्थर के स्तंभ भी डिजाइन से बिल्कुल मेल खाते थे। इसके अलावा यानफेई ने एक भूमिगत सुरंग खोदने में समय लगाया था। ये सुरंग बड़ी नहीं थी, बल्कि भविष्य में यानफेई के भूमिगत परमाणु ऊर्जा संयंत्र में प्रवेश के लिए बनाई गई थी। ये सुरंग परमाणु ऊर्जा संयंत्र से बिजली लाने ले जाने के लिए एकमात्र नाली का काम भी करती थी, जो 3 किलोमीटर दक्षिण तक फैली हुई थी और एक गुप्त स्थान से सतह तक जाती थी। जमीन के ऊपर एक कमरा था, जो इस भूमिगत सुरंग को पूरी तरह से छुपा रहा था। फिर सारी बिजली इस कमरे से एक सब स्टेशन तक पहुंचाई जाती, जिसका इस्तेमाल मिस्टी द्वीप पर संचालन और उत्पादन में किया जाता। जहां तक यानफेई द्वारा पहले खोदे गए कई बड़े छेदों का सवाल है, उन्हें यानफेई ने भर दिया था, लेकिन कुछ छोटे छेद छोड़ दिए गए थे, जो भूमिगत सुपर परमाणु ऊर्जा संयंत्र और बाहरी दुनिया के लिए वेंटिलेशन नलिकाओं के रूप में काम कर रहे थे।